किताब खोलते ही रोहित पढ़ता है कि किताब के अंदर बहुत सारे मंत्र लिखे हुए। वो उन मंत्रों को समझने की कोशिश करता है। उन मंत्रों के माध्यम से ऐसे ऐसे वशीकरण और शापित लिखे हुए थे जिससे बुरी आत्माओं से संपर्क साधा जा सकता है। उन मंत्रों से बुरी आत्मा हमसे बात कर सकती है और अपनी परेशानी बता सकती है। इस किताब के माध्यम से उन सभी आत्माओं को अपने मरने से पहले जो कर्म थे उनको पूरा किए बगैर मरने वाली आत्माओं से बात करके उनके भटकने की परेशानी को जानकर उन्हें मुक्ति भी दिलाई जा सकती। हालांकि रोहित को यह सब पढ़कर तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो भी चाहता था कि इन आत्माओं की मदद कर सके। किताब में लिखा हुआ था कि किसी आत्मा को मुक्ति दिलाने के बदले आपकी एक इच्छा पूरी। ये सोचकर रोहित मन में ठान लेता है कि आत्माओं को मुक्ति दिलाकर वो उसकी सभी परेशानियों को खत्म कर लेगा। इसलिए उसने अगले ही दिन से तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और आत्माओं को बुलाकर उनसे बातें करता। सबसे पहले उसके पास एक नौजवान युवक की आत्मा आई जो एक्सीडेंट में मर गया था। उस आत्मा ने रोहित को बताया कि उसको मुक्ति दिलाने के लिए उसकी कुलदेवी के सामने उसे पूजा पाठ करनी होगी, जिसमें बलि देने वाले का खून रोहित को भी पीना होगा और हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े करके किले के कोने कोने में फेंकने होंगे, जो कि किले पर ही होगी। और अमावस्या की रात को यहाँ पूजा स्थापित कर। जिसके बाद अमावस्या की रात रोहित किले में चला गया। जब वो वहां तंत्र मंत्र को धारण कर रहा था, उस वक्त कुलदेवी वहां प्रकट हुई और रोहित को बताया कि मैं उस युवक को तभी मुक्त करूं जब तुम उसके बदले किसी बच्चे की बलि चढ़ा दो। ऐसा सुनकर रोहित को बहुत सोचना पड़ा, लेकिन उसे खुद की निजी परेशानियां खत्म करनी, इसलिए उसने कुलदेवी से कहा कि ठीक है, मैं अगली अमावस्या को एक बच्चा लेकर आऊंगा जिसकी बलि देकर मैं इस युवक को मुक्ति दिलाऊंगा। इसके बाद कुलदेवी रोहित को पूजा की सभी सामग्री बताती हैं और फिर रोहित भी वादा कर वापस घर चला जाता है। जिसके बाद रोहित अगले ही दिन से किसी बच्चे की तलाश कर रहा था। फिर बाद में उसे स्कूल के अंदर ही एक बच्चा नजर आया जिसे उसने एक दिन पीछा करके किडनैप कर लिया और अमावस्या की रात किले में जाकर उसकी पूजा करके उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए और उसका खून खुद भी, और किले के कोनों में उसकी हड्डियों के टुकड़े फेंक दिए। इसके बदले में कुलदेवी ने उसे खजाने का राज बताकर धनवान कर दिया। हालांकि रोहित की मां की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उन्हें किसी तरह की आत्मा का साया था। इसलिए अब रोहित ने सोचा कि पैसों से तो मां का इलाज हो नहीं सकता, इसलिए अब वो वापस से दूसरी बलि देकर मां को ठीक करेगा, क्योंकि उसे पता था कि कुलदेवी कोई तो चमत्कार कर ही दे। इसके बाद रात्रि को तंत्र मंत्र पढ़कर वो दूसरी आत्मा को बुलाता है। इस बार उसके पास बुजुर्ग की आत्मा आती और रोहित से कहती है कि अब उसे मुक्ति दिलाने के लिए एक बच्चे की बलि देनी होगी। इस बार जब रोहित दूसरे बच्चे को किडनैप करने वाला होता है तो उसके साथ पढ़ने वाला राहुल ये सब चुपके से देख लेता। फिर राहुल रोहित से सवाल करता है तो रोहित उसे कहता है कि ऐसा करने से हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाती है। जिस तरह से मैं धनवान बना हूँ उस तरह से तुम्हारी परेशानी भी खत्म हो जाए, लेकिन इस बलि को देने के बाद पहले मेरी माँ को आत्मा के वास से छुटकारा मिलेगा, उसके बाद हम मिलकर तुम्हारी परेशानी भी खत्म कर। ऐसा भरोसा दिलाकर दोनों बच्चे को बेहोश करके अमावस की रात को किले पर ले जाते हैं और उसकी पूजा करके उसके बहुत सारे टुकड़े करके उसका खून रोहित पी लेता है और किले के कोनों में उसकी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े राहुल की मदद से फेंक देता है। बदले में कुलदेवी उसकी माँ के शरीर से आत्मा का साया ठीक कर देती है। अब राहुल रोहित से कहने लगा कि अब उसकी भी समस्याएं दूर करनी है, जिस वजह से रोहित को फिर से तंत्र मंत्र पढ़ने होंगे। ऐसा सुनकर रोहित बोला कि ठीक है, मैं आज रात ही तंत्र मंत्र पढ़कर किसी आत्मा को बुलाकर उसको मुक्ति दिलाने की बात करता। उधर दो लोगों की गुमशुदगी से शहर में हलचल मची हुई थी, जिससे वहां की पुलिस काफी सख्त हो चुकी थी। एक तरफ पुलिस गुमशुदा लोगों को ढूंढ रही थी, दूसरी तरफ रोहित राहुल के साथ मिलकर एक के बाद एक वारदात को अंजाम देता जा रहा था। लेकिन अब रोहित किसी दूसरे की नहीं बल्कि राहुल की बलि देने का ही मन बना लेता है। क्या रोहित को पुलिस पकड़ पाएगी? क्या कुलदेवी रोहित का गलत फायदा उठा रही थी? क्या रोहित को जो कुछ भी आसान लग रहा था, क्या वो बहुत बड़ी मुसीबत में बदलने वाला? आखिर क्या वजह थी जो रोहित राहुल की ही बलि चढ़ाने की सोच रहा था? जानने के लिए तीसरा पार्ट देख।
रामौजी सिटी में एक काफी बड़ा म्यूजियम है, जिस म्यूजियम में बहुत ही महंगी महंगी पेंटिंग्स हैं, जिनमें से एक पेंटिंग काफी आकर्षक और सबसे खास होती है। वो पेंटिंग द नाइटमेयर नाम से काफी फेमस है। इस वजह से उस पेंटिंग पर काफी अमीर लोगों की नजर होती है। एक दिन मैं तुम्हारे लिए एक मकसद लेकर आया हूँ, जिसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारी अगली कई पुश्तें बिना पैसे कमाए आराम से जी पाएंगी। कौन सा मकसद है ऐसा? हाँ, जल्दी बताओ। हम चोरी करेंगे। अभी तक तो हम चोरी ही करते आ रहे हैं, और चोरी करने से कहां हमारी जिंदगी बदल गई है। ये चोरी उन सभी चोरियों से अलग होगी। मतलब ये कि हम म्यूजियम से नाइटमेयर को चुराएंगे। पर म्यूजियम से वो पेंटिंग चुराना काफी मुश्किल है, और वहां पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी होगी। यस, दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। पर हम नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएंगे। कैसे? मेरे पास एक प्लान है। फिर रिचर्ड अपना प्लान मॉर्गन और वॉरेन को समझाता है और वो चोरी के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तीनों रात के समय म्यूजियम की छत पर चढ़ते हैं। पहले हमें इस एसी डक से गुजरना पड़ेगा। मॉर्गन, तुम आगे बढ़ो। ठीक है। फिर वो तीनों एसी डक से होते हुए तस्वीर तक पहुंच जाते हैं। जल्दी से इसका ताला खोल दो। रुको, मुझे ठीक से ध्यान लगाने दो। फिर वॉरेन उस ताले को खोल देता है। यस, खुल गया। जल्दी करो, वो पेंटिंग बाहर निकालो। सबसे पहले माँ की बेची हुई चूड़ियां वापस लाऊंगा। चूड़ियां क्यों, पूरी दुकान खरीद लेना। पर अभी निकलो जल्दी से। ओह शिट, भागो जल्दी से। फिर सिक्योरिटी उन तीनों का पीछा करती है, पर वो म्यूजियम के बाहर की वैन में बैठकर अपने खुफिया अड्डे की ओर निकल जाते हैं। मैंने ब्लैक मार्केट में पेंटिंग के बारे में बात करी है। हमें इस पेंटिंग की बहुत बड़ी रकम मिल जाएगी। वाह, अपना तो दिन बन गया यार। अरे दिन की क्या बात कर रहे हो, पूरी की पूरी जिंदगी बन गई। चलो, इसी बात पे जश्न तो होना ही चाहिए। फिर सभी मिलकर शराब पीकर नाचने लगते हैं। नाचेंगे सारी रात टांग उठा के, अरे पी के टल्ली है सारी रात टांग उठा के। तभी अचानक पेंटिंग के अंदर से एक आत्मा बाहर आती है। कौन हो तुम? फिर आत्मा तीनों को मार डालती है। सुबह कुछ आदमी उन तीनों को मरा हुआ देखकर पुलिस को बुलाते हैं। बड़ी बेरहमी से इनकी हत्या की है। सर, शायद इस पेंटिंग के लिए इन तीनों का किसी ने खून कर दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन्हें पेंटिंग के लिए मारा ही है तो वो लोग इस पेंटिंग को यहां क्यों छोड़कर चले गए? फिर कैसे सुलझाएं ये गुत्थी? दामोदर, इस गुत्थी को तो डिटेक्टिव बख्शी ही सुलझा सकते हैं। फिर इंस्पेक्टर डिटेक्टिव बख्शी को बुलाते हैं। डिटेक्टिव बख्शी तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। क्या मैं ये पेंटिंग रिसर्च करने के लिए लैब ले जा सकता हूँ? पर ध्यान से, पेंटिंग को कुछ हो ना जाए। डिटेक्टिव उस पेंटिंग को रिसर्च के लिए ले जाता है। फिर अगले दिन खबर आती है कि डिटेक्टिव बख्शी की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद उस पेंटिंग को एक खास गुप्त जगह पर रख दिया जाता है।